हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स के टाइप्स के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप जो आता है हमारा वो आता है यूनिट वेक्टर। सो अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, यानी कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट होता है, यानी कि यूनिट का मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। इट इज यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, यानी कि किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है। यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एनी वेक्टर ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर ए कैप, यानी कि जैसे कि हमारे पास ए वेक्टर है तो उसको हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप। ये जो ऐसा आपको यहाँ पर साइन दिख रहा है इसे हम कहते हैं कैप। तो ए कैप से इसको हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 3i + 4j। ये हमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है और इसी के डायरेक्शन में हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। सो इसे हम मान लेते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i + 4j। और फॉर्मूला हमारे पास होता है ए कैप इज इक्वल होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मोड ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट, और जो हमारे पास यहाँ i के कोफिशिएंट और j के कोफिशिएंट में है उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 3² + 4²। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, 9 + 16 अंडर रूट के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा √25 और √25 की वैल्यू क्या होती है, 5। तो ये तो आ गया हमारे पास मोड ए, यानी कि मैग्नीट्यूड आ गया इस वेक्टर का। अब इस वेक्टर से हम मैग्नीट्यूड से इस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे, यानी कि ए कैप हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर जो हमें दे रखा है 3i + 4j डिवाइडेड बाय 5। इसे आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3i डिवाइडेड बाय 5 + 4j डिवाइडेड बाय 5, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम इक्वल वेक्टर क्या होता है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अब दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कब कहेंगे, जब उन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ही, साथ में वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, यानी दोनों की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारे पास ए बी, तो ए बी और सी डी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, और ए वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर के। तो यहाँ पर देखिए ए वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर के, यानी कि ये क्या हो गए हमारे इक्वल वेक्टर। और जो इक्वल वेक्टर होते हैं, टू इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल। जो दो इक्वल वेक्टर होंगे वो हमेशा ही क्या होंगे, पैरेलल होंगे, जैसा कि हम यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, यानी कि इक्वल होता है, बट उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास ए बी है और सी डी की जगह हम इस डायरेक्शन यहाँ पर चेंज कर दें, यानी कि ए और बी दोनों इक्वल तो है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, सो इसे हम कहेंगे नेगेटिव वेक्टर। इसके बाद हम देखते हैं जीरो वेक्टर। तो जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, और उसकी डायरेक्शन क्या हो, अनस्पेसिफाइड हो। यानी कि डायरेक्शन, जब वेक्टर हमारे पास 0 होगा तो डायरेक्शन तो अनस्पेसिफाइड होगी ही सही। जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी यहाँ पर खड़े हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, कोई बॉडी खड़ी है, अगर उस पर 0 फोर्स लगाया जा रहा है, यानी कि कोई फोर्स लगाया ही नहीं जा रहा है, 0 का मतलब क्या है, कोई फोर्स लगाया नहीं जा रहा है, तो अगर हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो मूव भी नहीं करेगा। और अगर मूव नहीं करेगा तो डायरेक्शन का पता हमें कैसे चलेगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो नॉर्थ में मूव कर रहा है, साउथ में मूव कर रहा है,
तो यानी कि अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो डायरेक्शन क्या होगी, अनस्पेसिफाइड होगी, और ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे जीरो वेक्टर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। अब यहाँ पर ये हमारा है ओरिजिन, और मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। अब ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की जो पोजीशन है उसकी डायरेक्शन को हमें बताता है। उसकी डायरेक्शन कौन बताता है हमें, पोजीशन वेक्टर। क्या कहा हमने, जो ओरिजिन है उसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की जो पोजीशन है उसकी डायरेक्शन बताता है रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर से। और इसको फाइंड कैसे करते हैं, आर वेक्टर इक्वल होता है इसके जो कोऑर्डिनेट है यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इस तरह से इसको हम फाइंड करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं पोजीशन वेक्टर हमारा कंप्लीट होगा। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अब हमारे पास मान लेते हैं एक और पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अब इन दोनों पॉइंट की जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि इन दोनों के बीच के डिस्प्लेसमेंट कौन बताता है हमें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और उसको हम यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यानी कि ये हमारा है आर वेक्टर। तो इस पॉइंट से ओरिजिन से इस बी पॉइंट तक की जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा उसे हम नाम दे देते हैं R2 वेक्टर, और इन दोनों में जो चेंज होगा दैट इज डेल्टा आर वेक्टर, वही क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पर जैसे कि आर वेक्टर हमारा हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो R2 वेक्टर हमारा हो जाएगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। और अब हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए चेंज इन आर वेक्टर यानी कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R2 वेक्टर क्या है हमारा x2 माइनस एक्स आई कैप प्लस y2 माइनस वाई जे कैप, ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।